हेलो बच्चों, दिस इज ऋषभ चौहान। वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देखा था, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन था वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बच्चों, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम लोगों ने प्राप्त कर ली थी। आगे का शेष भाग यानी कि निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। बच्चों, निरक्षी स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं और इसका जो प्रूवमेंट है वो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सिंपल सा प्रूवमेंट है, थोड़ा सा आपको माइंड यहां पर रखना है बोर्ड पर, बस बाकी कुछ नहीं। ध्यान दें, कल हमने आप लोग को बताया था वीडियो में, निरक्षी का मतलब होता है जो अक्ष पर ना हो। अक्ष पर ना हो तो कहां हो, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो निरक्ष पर स्थित हो। अब ये निरक्ष क्या होती है? वैद्युत द्विध्रुव की लंबार्धक रेखा। वैद्युत द्विध्रुव की लंबार्धक रेखा ही निरक्ष का काम करती है। उस रेखा पर जो पॉइंट होगा वो निरक्षी स्थिति में कहलाएगा। बच्चों, इसका जो फार्मूला आता है वो होता है E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट के P/r³, जहां E होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी। स्मॉल r का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जो निरक्षी स्थिति पर स्थित है। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं चित्र में। देखिए, आपको लिखना कुछ नहीं है, जो आप ड्रॉ कर रहे हैं बस उसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों, एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके 2 सिरे हैं। पहले सिरे का नाम है A, दूसरे सिरे का नाम है B। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके A सिरे पर हमने चार्ज दिखाया -Q और B सिरे पर चार्ज दिखाया +Q। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, जिसके A सिरे पर -Q और B सिरे पर +Q आवेश है। जैसा कि आपको पता है, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी होती है 2L। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये आती है कि निरक्षी स्थिति, तो निरक्षी स्थिति के बारे में आपको अच्छे से पता है, यानी कि द्विध्रुव का लंबार्धक करना है। चलिए द्विध्रुव का जल्दी से लंबार्धक कर दीजिए। लंबार्धक यानी एक ऐसी रेखा जो द्विध्रुव को 2 समान भागों में बांटे, अर्थात समद्विभाजक रेखा। तो इस रेखा पर कहीं भी आप पॉइंट मान लीजिए, वो पॉइंट निरक्षी स्थिति में कहलाएगा। अब बच्चों, ये जो रेखा है इस द्विध्रुव को 2 बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि ये आधा भाग स्मॉल l और ये आधा भाग स्मॉल l। यहां तक किसी को कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं। अब बच्चों, ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, आपको कल बताया गया था, ये होता है द्विध्रुव का केंद्र। अब इस केंद्र से कोई भी दूरी ले लीजिए, हमने स्मॉल r दूरी मानी, इस रेखा पर हमने कोई पॉइंट मान लिया, मान लीजिए ये पॉइंट है Z। यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बच्चों, कल भी हमने आपको बताया था, जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां पर परीक्षण आवेश +Q0 मानते हैं। जिन बच्चों को ये अच्छे से समझना है वो पिछला वीडियो देख कर हैं। ठीक है, +Q0 बच्चों यहां पर हमने लेट किया। अब -Q +Q को खींचेगा कि धक्का मारेगा, आप सभी को पता है। माइनस वाला प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, कहेगा आओ इधर। चलिए, तो माइनस वाले ने प्लस वाले को खींच लिया, तो यानी कि डायरेक्शन यहां पर ये आ गया। -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु Z पर, -Q आवेश के कारण बिंदु Z पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो बच्चों ये A पॉइंट है, तो यहां पर हमने तीव्रता मान ली EA। E का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A का मतलब किस पॉइंट पर? A का मतलब ये -Q आवेश के कारण, E का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A का मतलब A पॉइंट जो है उस पर -Q आवेश स्थित है, यानी कि -Q आवेश के कारण बिंदु Z पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है।
डायरेक्शन है जेड से ए की ओर। अब प्लस क्यू के कारण यहां पर तीव्रता जो होगी, प्लस वाला प्लस वाले को अट्रैक्ट नहीं करेगा, दूर करेगा, रिपेल करेगा, तो ये हो गया डायरेक्शन इसका, यानी ये दूर कर रहा है। ये बच्चों जो प्लस क्यू आवेश है ये बी बिंदु पर है, बी बिंदु पर है, तो यहां की तीव्रता हमने मान ली ई बी। अब आपको कुछ बात समझनी, जैसे कि ये किसी पॉइंट पर या परिणामी निकालना हो, डायरेक्शन सेम हो तो आपको प्लस करना है, परिणामी निकालना है डायरेक्शन अपोजिट है आपको माइनस करना है, परिणामी निकालना है डायरेक्शन ना तो सेम हो ना तो अपोजिट हो, हमें समझ में ही ना है क्या डायरेक्शन है, तो हमें उनके बीच का एंगल पता करना है। ठीक है ना, हमने आपको 3 बातें बताई। अगर सेम डायरेक्शन है तो प्लस करना है परिणामी निकालने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस करना है, अगर ना सेम है ना अपोजिट है, हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल पता करना है। जब आप लोग फर्स्ट ईयर क्लास में थे तो वेक्टर चैप्टर में आपने एक परिणामी निकालने का फार्मूला पढ़ा था, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बच्चों सेम डायरेक्शन के लिए थीटा 0 होता है, ठीक है, तो थीटा 0 रखोगे, cos 0 की वैल्यू बनेगी 1, तो कुल मिला के 2ab बचेगा, तो यानी a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर कैंसिल होगा तो a प्लस बी, तभी हम लोग प्लस करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में थीटा बनेगा 180 और cos 180 की वैल्यू होती है -1, यहां -1 रखेंगे तो टोटल ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसको हटाएंगे तो परिणामी घटाने पर प्राप्त होगा, यानी a माइनस बी या b माइनस है। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है, जो ज्यादा उसमें से कम वाले को घटाएंगे। तो सीधी सी बात आपको दिखाई दे रही है, सेम डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। केवल आप इतना याद रखें, जब डायरेक्शन ना सेम ना अपोजिट तो इनके बीच का एंगल पता करें, एंगल पता करने के बाद ये फार्मूला लगाएं। अगर हम लोग को बल निकालना है, एक बल है F1 दूसरा बल है F2, तो फार्मूला हो जाएगा F स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है भाई, अगर E1 E2 यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फार्मूला लगाएंगे E स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो बच्चों कई तरीके हैं करने के, या तो हम लोग इसको कंपोनेंट यानी कि घटक तोड़कर इसको कर लेंगे। चलिए देखते हैं, पहले ये तरीका समझते हैं हम लोग। गौर से देखिए, गौर से देखिए इस चित्र को। बच्चों यहां पर ये बताइए, EB की डायरेक्शन ये है, EA की डायरेक्शन ये है, क्या आप ये क्लियर बता सकते हैं कि ये सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है, कि ना सेम है ना अपोजिट है? आपको कहना चाहिए ना ये सेम डायरेक्शन है ना ये अपोजिट डायरेक्शन है, सीधे सीधे दिख रहा है भाई। EA इधर आ रहा है, EB उधर जा रहा है, तो डायरेक्शन तो सेम है ही नहीं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, अब जब डायरेक्शन सेम नहीं होता तो इनके बीच का एंगल पता करते हैं। बच्चों जरा देखते हैं कि हमने ये वाला एंगल अपनी तरफ से मान लिया थीटा, अपनी तरफ से ये वाला एंगल हमने थीटा मान लिया। अब गौर से देखिए, अगर मिड पॉइंट से जेड की दूरी है स्मॉल r, तो क्या ये वाली डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। ये वाला एंगल है 90 यानी 90 अंश, और 90 अंश का मतलब ये समकोण त्रिभुज बना। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है, और कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यानी कि इस भुजा की लंबाई √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बहुत सुंदर। अब इस भुजा की लंबाई देखते हैं। अरे यार, इस वाले त्रिभुज में भी तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, 90 के सामने ये कर्ण बन रहा है, ये लंब है, ये आधार है, क्या सेम वैल्यू नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। अब ये हो गया EB, ये हो गया EA। अब इनके बीच का एंगल पता करना है। बच्चों इसके 2 तरीके हैं। अब जब डायरेक्शन दी गई हैं, जब हम लोगों को इनका परिणामी निकालना, तो परिणामी की डायरेक्शन उनके बीच में होती है। जैसे कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, 10 न्यूटन बल इधर, 5 न्यूटन और इधर,
टोटल 15 हो गया, तो डायरेक्शन किधर होगा वस्तु का, उसी डायरेक्शन में। 15 न्यूटन के बल से इस डायरेक्शन में चलेगी। हमने बोला 10 न्यूटन इधर, 8 न्यूटन इधर, तो 10 माइनस 8 यानी 2 न्यूटन एक्स्ट्रा, यानी ज़्यादा किधर है, 10 न्यूटन की तरफ, तो जो ज़्यादा है उसकी तरफ परिणामी होगा। ठीक है, डायरेक्शन समझ में आएगी। लेकिन जब एक वैल्यू ऐसे दूसरी वैल्यू ऐसे, यानी इन दोनों का परिणामी उनके बीच में कहीं होगा, तो EA और EB का परिणामी इनके बीच में कहीं प्राप्त होगा। तो इनके बीच में हमने परिणामी मान लिया, वो मान लिया हमने E, तो परिणामी तीव्रता हो जाएगी E। एक तीव्रता आपने माइनस Q आवेश के कारण मान ली, एक तीव्रता आप प्लस Q आवेश के कारण मान लीजिए। आपको दिखाई दे रहा है माइनस Q आवेश के कारण आपने मानी बच्चों EA, प्लस Q आवेश के कारण आपने मानी EB। अब आप EA का फार्मूला देखें तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बच्चों माध्यम का परावैद्युतांक है। अब देखते हैं आवेश कितना है, माइनस Q केवल साइन लेना है आपको। ठीक है, अब दूरी की बात की जाए तो यहां से यहां तक की दूरी है रूट के अंदर r² प्लस L²। बच्चों दूरी का वर्ग होता है, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r²। तो दूरी का वर्ग, इस दूरी का वर्ग करोगे तो क्या रूट हट नहीं जाएगा, तो बच्चों रूट हट गया और कुल मिला के आ गया r² प्लस L²। बहुत अच्छी बात है। गौर से देखिए, क्या यही चीज EB भी है, बिल्कुल है यही EB। देखिए EB वाले के लिए आवेश Q और दूरी भी तो यही है, तो यही वैल्यू तो आएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, EA और EB दोनों बराबर हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r² प्लस L² के। बच्चों अगर हम इन दोनों को मान लें E के इक्वल या E डैश के इक्वल मान लीजिए, E डैश ये आपने माना, भाई EA भी यही वैल्यू है, EB भी यही वैल्यू है। दोनों को हमने किसके बराबर मान लिया, E डैश के बराबर। क्यों नहीं माना जा सकता, दोनों सेम है। यानी EA जहां आएगा वहां पर भी E डैश, EB जहां आएगा वहां पर भी E डैश। बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहां पर जो तरीका अप्लाई कर रहे हैं, पहले हम लोग घटक वाला। बच्चों एक बात बता दें हम आपको, कोई राशि दी गई है आपको A, सभी बच्चों को इसके कंपोनेंट ब्रेक करना आता होगा, घटक तोड़ना आता होगा, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, जिस तरफ एंगल गिरता है उस तरफ कॉस में और दूसरी तरफ साइन में। जिस तरफ एंगल गिरता है उस तरफ कॉस में और उसी के लंबवत जो भुजा होगी उसी के लंबवत भुजा साइन में। अब आपके मन में ये आ जाएगा लंबवत इधर ना, उसी साइड। ठीक है, तो कॉस ये साइन किसको ब्रेक किया, ए को, तो ए कॉस कितने एंगल पर, थीटा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। जैसे मान लीजिए एक वैल्यू दी गई, हमने मान लिया E, ठीक है, और इसे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं इस साइड। कितने एंगल पर ब्रेक कर रहे हैं, अल्फा एंगल पर। तो E वाला इधर ब्रेक होगा, E वाला जिस तरफ ब्रेक हो रहा उस तरफ कॉस में, और इस भुजा के लंबवत साइन में। किसको ब्रेक किया, E को, कितने एंगल पर, अल्फा, तो E कॉस अल्फा E साइन अल्फा। तो ये कंपोनेंट बच्चों ब्रेक करना है। अब यहां पर पहले एंगल तो पता चले, एंगल क्या होगा। देखा हमने एक कण है √r² प्लस L², आधार है स्मॉल l, लंब है r। गौर से देखो यहां पर एकांतर कोण बनेगा बच्चों, दो रेखाएं समांतर, एक तिर्यक रेखा काटे, कोना कोना एक समान, कोना कोना एक समान। तो ये एंगल थीटा, तो क्या ये थीटा नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल होगा। ये वाला एंगल भी थीटा। तो EA को इधर ब्रेक करना है, EA इधर, तो यह आ जाएगा EA कॉस थीटा। नहीं आया, बिल्कुल आ गया। इस तरफ EA कॉस थीटा, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों EA साइन थीटा। इधर आ गया EA कॉस थीटा, इधर आ गया EA साइन थीटा। इसको बच्चों अगर हम लोग अलग से देख लें एक पॉइंट पर, पॉइंट का नाम है बच्चों Z, और यहां पर दो तीव्रताएं हैं, एक है EA और दूसरी है EB।
हमने इनके बीच का जो परिणामी है वो माना है ई। अभी आपने देखा इसका घटक टूटा, ई का इस तरफ कितने एंगल पर, थीटा। क्यों? क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, एकांतर कोण। इधर आ गया ई ए कॉस थीटा, इधर आ जाएगा ई ए साइन थीटा। बोलिए भाई बात समझ में आई? अब हमें ये वाला एंगल पता करना है, इसका भी घटक तोड़ना है। देखिए गौर से, ये थीटा तो क्या ये थीटा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। दो तरीके हैं समझने के, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए। अगर हम समरूपता लगा दें इस त्रिभुज में, ये आर, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये स्मॉल एल, सेम यही त्रिभुज तो ये भी बन रहा है, सेम यही ट्रायंगल तो ये भी बन रहा है। अगर बच्चों सेम ट्रायंगल बन रहा है तो ये एंगल थीटा जैसे है स्मॉल आर के सामने, वैसे स्मॉल आर के सामने ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है ना? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो संगत कोण के अकॉर्डिंग अगर इसे देख लें, इसे हम आगे बढ़ा दें और ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ऐसे समझ लें। ठीक है बच्चों? अब ई बी इधर गिर रहा है, जिस तरफ गिरता है एंगल उस तरफ कॉस में, तो ई बी भी इधर गिर गया तो ये आ जाएगा आपका, ये आ गया ई बी कॉस थीटा। आपने देखा ई ए कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में, ई बी कॉस थीटा, और ई बी का इधर वाला घटक हो जाएगा ई बी साइन थीटा। ये हो गया क्षैतिज घटक ई बी कॉस थीटा, ये हो गया ऊर्ध्वाधर घटक ई बी साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात आई परिणामी की, तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है ई बी साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ई डैश साइन थीटा। इस त्रिभुज में देख लें, ई बी इधर आ गया, सॉरी इस वाले चित्र में देख लें, ई बी इधर आ गया तो ये बन गया ई बी कॉस थीटा, ऊपर चला गया ई बी साइन थीटा। गौर से देखें, ई बी साइन थीटा ऊपर, ई ए साइन थीटा नीचे, और आपको पता चल चुका है ई ए ई बी दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। अगर ई ए बी बराबर, हमने इसको मान क्या लिया, ई डैश के बराबर मान लिया, तो ई बी साइन थीटा की जगह क्या ई डैश साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ई ए साइन थीटा की जगह क्या ई डैश साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा। केवल ई ए ई बी था, घटक तोड़ा, इधर थीटा पर इधर थीटा पर, ई ए का इधर आया ई ए कॉस थीटा, ई बी का आया ई बी कॉस थीटा, दोनों के डायरेक्शन सेम है। आप समझ रहे हैं अगर डायरेक्शन सेम है तो परिणामी कैसे निकालना है, जोड़कर। डायरेक्शन सेम है, परिणामी जोड़कर निकालना है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए कैसे आएगा, दोनों को ऐड करके ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब जब आप मान ही चुके हो ई ए ई बी दोनों किसके बराबर है, ई डैश के, तो क्यों नहीं लिख सकते हैं ई ए की जगह भी ई डैश कॉस थीटा, ई बी की जगह भी ई डैश कॉस थीटा। तो कुल मिला के बच्चों बन जाएगा ई डैश मिलकर 2 ई डैश कॉस थीटा। बोलिए भाई बात समझ में आई? अगर आपको ऐसे नहीं समझना है तो हमने आपको पहले ही बता दिया वो वाला तरीका, यानी कि दोनों जिनकी तीव्रता निकालनी, अगर वो ना समान दिशा में ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल पता कर लीजिए। इनके बीच का अगर देखा जाए एंगल तो थीटा थीटा मिलकर क्या 2 थीटा नहीं हो जाएगा? और ई ए ई बी का परिणामी निकालना अलग से तरीका देख लीजिए। परिणामी ई स्क्वायर बराबर ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस, बच्चों यहाँ थीटा का काम 2 थीटा करेगा, थीटा थीटा 2 थीटा। अब आपने देखा ई स्क्वायर, ई ए की जगह भी ई डैश का स्क्वायर, ई बी की जगह भी ई डैश का स्क्वायर, क्योंकि दोनों लोग सेम है, ई डैश मान चुके हैं हम लोग। 2 ई डैश इंटू ई डैश, कॉस 2 थीटा को हमने ब्रेक कर दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला होता है। ई स्क्वायर ये बन गया 2 ई डैश का स्क्वायर, ई डैश स्क्वायर मिलकर 2 ई डैश स्क्वायर प्लस 2 ई डैश स्क्वायर। अब बच्चों एक काम किया, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 2 ई डैश स्क्वायर। जब 2 ई डैश स्क्वायर कॉमन कर लिया आपने तो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा कुछ नहीं का मतलब 1, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है भाई, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। जब 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चों तो 2 इंटू 2 4 आ गया, 4 ई डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बच्चों इसको
ऐसे नहीं लिखा जा सकता है 2e डैश cos थीटा का होल हाफ स्क्वायर। गौर से देखिए 4 यानी 2 का स्क्वायर, ई डैश स्क्वायर को ई डैश पूरे का होल हाफ स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ई बराबर 2e डैश cos थीटा। देखिए यही चीज़ तो है। तो जो भी तरीका आपको अप्लाई करना है आपने दोनों तरीके देख लिए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बस प्रूवमेंट समाप्त होने की ओर है। 2e डैश, ई डैश की वैल्यू बच्चों वही है जो ई ए की वही ई बी की। फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ दिक्कत कौन करेगा, कॉस थीटा। बच्चों कॉस थीटा चाहे इस त्रिभुज से निकालें चाहे इस त्रिभुज से निकालें। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कड़। आधार कौन है, स्मॉल एल। कड़ कौन है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा इस त्रिभुज में लगा दें। आधार है स्मॉल एल और कड़ है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। प्यारे बच्चों अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम लोग पूरे की पावर 1/2 होल पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। गौर से देखिए इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2। जैसे लिखा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3, टोटल बन जाता है एक्स की पावर 5। गुणे में घाते तब जुड़ती है जब आधार सेम, आधार आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। घात 1/2। घातें जुड़ती हैं 1 और 1/2 मिलकर क्या 1 सही 1/2 यानी 1.5 नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 2 1 3/2 बन जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के इनकी टोटल पावर हो जाएगी 3/2। गौर से देखिए 2ql, q इंटू 2l, यही तो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी जगह लिखा जा सकता है p q इंटू 2l। वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। p से प्रदर्शित करते हैं, बताया गया था पिछले वीडियो में। यहाँ p आ गया, पावर 1 और 1/2 मिलकर अभी आपने देखा था टोटल पावर बन गई थी 3/2। अब फिर वही पिछले वीडियो वाली बात, 2l का मतलब अल्प दूरी, अल्प का आधा l और भी ज्यादा अल्प, और एल स्क्वायर इतना ज्यादा छोटा है कि इसको हम क्या माने, नगण्य मानकर छोड़ने पर। अगर बात की जाए आर की तुलना में तो एल बहुत छोटा, एल को आर की तुलना में नगण्य इसलिए भाई एल स्क्वायर, एल बहुत छोटा, 2l अल्प, 2l का आधा एल और भी कम, और एल का स्क्वायर बहुत ज्यादा कम। तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ दीजिए। क्या यहाँ केवल आर स्क्वायर नहीं बचेगा, बचेगा। बोलिए बात समझ में आई, बहुत सुंदर। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है प्रूवमेंट। आर स्क्वायर जब एल स्क्वायर नगण्य मान लिया ये 0 हो गया, टोटल पावर 3/2। बच्चों 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, कुल मिला के आ गया यही आपका फार्मूला। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर क्यूब, P अपॉन आर क्यूब। 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, ये बन गया आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये रहा रिजल्ट। तो बच्चों ये निरक्षी स्थिति थी। चाहे तो वायु निर्वात के लिए k की जगह 1 रख सकते हैं। लैंग्वेज में कुछ नहीं खास, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसके A सिरे पर -q तथा B सिरे पर +q आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l है। ये एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है, k। ये लाइन लिख दीजिए। द्विध्रुव की लंबार्धक रेखा अर्थात निरक्ष रेखा पर कोई बिंदु z है जिसकी द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी स्मॉल r है। द्विध्रुव के बिंदु A अर्थात -q आवेश के कारण बिंदु Z पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा +q आवेश जो कि B पर स्थित है इसके कारण तीव्रता EB है। लैंग्वेज में कुछ खास नहीं, आपने जो ड्रॉ किया वो आपको लिखना है। अच्छा, घटक EB sin थीटा, EA sin थीटा इनको क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि E डैश sin थीटा ऊपर, E डैश sin थीटा नीचे, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो ये वाले तो कैंसिल हो गए, ये वाले कैंसिल हो गए, ये सेम डायरेक्शन में। मन में अगर ये बात आ रही कॉस वाले ही क्यों लिए गए, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में ऐड हो गए, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड हो गए। बाकी जो कहानी रही आपने देख ली, इसको आप अच्छे से फिर से समझें, बार बार देखें, जब तक ना आए पढ़ते रहे अच्छे से। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।